हेलो स्टूडेंट्स, जीरो टू हीरो सीरीज का 6.0 पार्ट आज हम आपके सामने प्रस्तुत करके लाए हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के नए चैप्टर के साथ। आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। दो महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से हैं, पहले ही बता देता हूँ, केवल दो प्रश्न। हालांकि लास्ट ईयर एक और नया क्वेश्चन, एक नए तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 6 मार्क्स का था, लेकिन दो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। एक है रियो सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और दूसरा मूलवासियों के अधिकारों को लेकर। ये दो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, लगातार, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। नया जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर तो हम एक नई सीरीज इसी 0.6.0 में 6.1 सीरीज में हम उसमें शामिल करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि रियो सम्मेलन क्या था, इसके क्या परिणाम निकले। चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, लेकिन ये चैप्टर तो लग तो नहीं रहा है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का किस तरीके से पॉलिटिक्स से लिंक है वो हमें अगली सीरीज़ में समझना होगा। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मानवीय जीवन के लिए मानवीय जीवन के लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि किस तरीके से मनुष्य ने अपने लोभ और लालच की दृष्टि से पर्यावरण का विनाश कर दिया है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर दिया है। विकास के नाम पर जिस तरीके से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, आज स्थिति ये हो चुकी है कि मनुष्य के जीवन को ही संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक रिश्ता जो जानने योग्य है आपके लिए, वो है पर्यावरण का विकास के साथ। यहाँ पर एक बड़ी समस्या उभर कर आई थी देशों के सामने कि विकास तो करना जरूरी है, साथ साथ पर्यावरण की भी देखभाल करनी जरूरी है। अगर हम पर्यावरण को इग्नोर करेंगे, पर्यावरण को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो विकास का फ़ायदा बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा। विकास सतत विकास होना चाहिए, जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए, फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए भी वो उनकी इच्छाओं को भी पूरा करें। तो इसलिए एक 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 बात पर बल दिया गया, एक टॉपिक पर, एक विशेष धारणा पर बल दिया गया कि पर्यावरण और विकास, पर्यावरण और विकास। तो इसी टॉपिक को लेकर, इसी विषय को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है 1992 में, यूएनओ के द्वारा किया जाता है। इसकी देखरेख सब यूएनओ करता है। और समस्या क्या थी जी? पर्यावरण की और विकास की ये समस्या थी। तो सेंट्रल पॉइंट क्या था, थीम क्या थी? पर्यावरण और विकास। और ये जो सम्मेलन कराया था, किसने कराया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने कराया था। सर कहाँ कराया था? ब्राज़ील में कराया था। ब्राज़ील में कहाँ सर? शहर है इसका नाम, एक सिटी है, रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट यही है कि ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में 1992 में यूएनओ ने पर्यावरण और विकास की समस्या पर केंद्रित एक सम्मेलन आयोजित किया था। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये सम्मेलन किस मुद्दे को लेकर था? पर्यावरण और विकास को लेकर। ये सम्मेलन किसने बुलाया? यूएनओ ने बुलाया। यह सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में बुलाया गया। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसे रियो सम्मेलन भी कहा गया। रियो सम्मेलन क्यों कहा गया? क्योंकि यह सम्मेलन रियो डी जनेरियो नाम के शहर में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन क्यों कहा गया? क्योंकि समस्या पूरी पृथ्वी की थी। पर्यावरण और विकास की समस्या किसी एक देश की नहीं है, पूरी पृथ्वी की है, जिसमें पृथ्वी को बचाने के लिए देशों को सहयोग से काम करने को कहा। पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी की बचाने को लेकर था, पृथ्वी को बचाने को लेकर था। पृथ्वी को बचाना है जी, पृथ्वी को बचाना है। और पृथ्वी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सारे जो देश हैं विश्व के, वो आपस में सहयोग करें। इसमें कितने देश शामिल हुए? 170 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने और बहुत सारी एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में विश्व की जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग चिंताएं सामने आई। जब ये सम्मेलन हुआ तो एक और विकासशील देश थे, दूसरी ओर विकसित देश थे। इन दोनों का एक समूह एक अलग अलग उद्देश्यों को लेकर सामने आया, अलग अलग चिंताओं को लेकर सामने आया। और अगर हम बात करते हैं विकसित देशों की, तो विकसित देशों को हम एक और कैटेगरी में डालेंगे, उत्तरी गोलार्ध। यदि मैं कहूँगा उत्तरी गोलार्ध के देश, तो इसका मतलब विकसित देशों से है। यदि मैं कहूँगा आपको दक्षिणी गोलार्ध के देश, तो इसका मतलब विकासशील देशों से है। और दोनों की समस्याएं अलग हैं पर्यावरण को लेकर, दोनों की चिंताएं अलग अलग हैं।
फिफ्थ पॉइंट में आइए, उत्तरी गोलार्ध, इसका मतलब विकसित देशों की बात हो रही है। सर मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों की अलग अलग चिंताएं हैं। तो चिंता क्या है? पहली, विकसित देशों की चिंता ये है कि उनको ओजोन परत में छेद जो हुआ है उससे बड़ी समस्या है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग से उनको काफ़ी परेशानी है। वैश्विक ताप वृद्धि, ये उनकी चिंता का मुख्य विषय है। तो दो बड़ी चिंताएं उनके सामने हैं। दूसरा है विकासशील देशों की चिंता क्या है? विकासशील देशों की चिंता ये है कि उन्हें विकास भी करना है और उनको पर्यावरण का मैनेजमेंट भी करना है। ये दोनों चीज़ें आपस में उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन दोनों का रिश्ता सुलझाना उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उनको विकास भी बहुत ज़रूरी है। विकसित देशों ने तो विकास की स्थिति प्राप्त कर ली है, वो विकास के एक दायरे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी विकासशील देशों को विकास करना है, उनको आगे बढ़ना है और इस रास्ते में हो सकता है उनसे पर्यावरण की हानि हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच में विकासशील देश क्या बनाएं, आपसी रिश्ता बनाएं। छठा पॉइंट, अब इसी सम्मेलन में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी को लेकर नियम बनाए गए। बच्चों ध्यान से सुनना, 3 चीज़ों को लेकर इस सम्मेलन में नियम बनाए गए। सर वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, दूसरा है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा है फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी। बच्चों ध्यान से सुनना, ये सम्मेलन क्यों हुआ था? पर्यावरण और विकास के विषय पर, यानी कि हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है, विकास भी करना है। तो क्या करना होगा? क्लाइमेट चेंज जैसे ही बहुत बड़ी समस्या उस समय आ रही थी, जलवायु परिवर्तन, तो इसको लेकर कुछ नियम बनाए गए। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना है। जिस तरीके से विकास के नाम पर वनों को काटा जा रहा है, ये गलत है। हमें जैव विविधताओं का रक्षा करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करनी चाहिए और वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए। तमाम सारे नियम बनाए गए इन 3 विषयों पर। एजेंडा 21 भी लाया गया। एजेंडा 21 क्या था? इसमें विकास के नए तरीके बताए गए। देखो, जो वर्तमान में विकास के तरीके चल रहे थे उस समय, वो सही नहीं थे, वो टिकाऊ नहीं थे। ध्यान देना, शब्दों को सुनना, वो टिकाऊ नहीं थे। टिकाऊ का मतलब सस्टेनेबल नहीं थे, सतत नहीं थे, मतलब भावी पीढ़ी के लिए सही होने वाले नहीं है, फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो एजेंडा 21 में विकास के ऐसे तरीके बताए जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, टिकाऊ हो। इस एजेंडा 21 का जो झुकाव था वो आर्थिक वृद्धि की ओर था। जी हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हासिल करनी ही है और यह माना गया कि आर्थिक वृद्धि के कारण पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को स्वीकारोक्ति मिली, मतलब सभी देशों ने स्वीकार कर लिया कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आर्थिक वृद्धि करिए आप, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसे टिकाऊ विकास कहा गया। रियो सम्मेलन में पर्यावरण और वैश्विक संपदा पर किए गए घोषणा पत्र में सहमति बनी कि वैश्विक संपदा, धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता, गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर विभिन्न देश आपस में सहयोग करेंगे। सर ये 8 पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, चलो बच्चों समझते हैं। देखो, जब भी कोई सम्मेलन होता है तो सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ था तो एक दिल्ली घोषणा पत्र एक जारी हुआ था। उसी तरीके से रियो सम्मेलन में भी घोषणा पत्र जारी हुआ और उसमें सभी देशों ने सहमति बनाई कि जो भी वैश्विक संपदाएं होंगी, वैश्विक संपदाओं का मतलब अभी हम अगले वाले प्रश्न में समझने वाले हैं, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, वायुमंडल हो गया, ये वैश्विक संपदाएं, धरती, ये जो जितनी वैश्विक संपदाएं हैं इनकी हमें अखंडता को बरकरार रखना है, इसकी अखंडता, गुणवत्ता की बहाली करनी है। जी हाँ, वैश्विक संपदा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी अखंडता मतलब उसको किसी तरीके से काटना या उसके इलाके को कम करना या किसी भी तरीके से वहाँ पॉल्यूशन को फैलाना, ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकना चाहिए। उसकी गुणवत्ता जो है ना वो रहनी चाहिए, उसकी जो अखंडता है वो रहनी चाहिए, उसकी सुरक्षा रहनी चाहिए, उसका बचाव भी हमें करना चाहिए। इस सब के लिए क्या करना होगा? सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए बिना किसी भेदभाव के काम करना होगा। किसी के साथ ये नहीं देखना होगा, विकसित देशों को ये नहीं देखना होगा कि विकासशील देशों के साथ हम ऐसा क्यों करें, मेल मिलाप क्यों करें। तो कैसी भावना से काम करना होगा? विश्व बंधुत्व की भावना से काम करना होगा। विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर सभी देश आपस में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इस बात को लेकर सहमति बनेगी। 9th और अंतिम पॉइंट में समझिए, पर्यावरण को नष्ट होने, उसे प्रदूषित करने के बारे में यह सहमति बनी कि विभिन्न देशों की विभिन्न भूमिकाएं हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सभी देश इस बात पर सहमत हो गए कि अगर हमें प्रदूषित अगर पर्यावरण को
नष्ट होने से बचाना है ना, तो ऑब्वियस बात है पर्यावरण को जो नुकसान भी पहुंचाया है ना, सभी देशों ने एक साथ नहीं पहुंचाया है, बराबर नहीं पहुंचाया है। उसमें विकसित देशों की ज़्यादा भूमिका है और विकासशील देशों की भूमिका कम है। इसलिए सब देशों की क्या होनी चाहिए, अलग अलग भूमिकाएं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर पॉइंट आया है विभिन्न देशों की विभिन्न भूमिकाएं हैं। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट होने में सभी देशों ने एक जैसी भूमिका नहीं निभाई है। विकसित देशों की ज़्यादा भूमिका है, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, ज़्यादा बनती है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, साझी संपदा क्या होती है, इसकी सुरक्षा के 2 उपाय का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रश्न जो है साझी संपदा को लेकर पूछा गया है। साझी संपदा वो रिसोर्स हैं, वो संसाधन हैं जिन पर किसी एक का हक नहीं होता है, बल्कि पूरे कम्युनिटी, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा समुदाय के हर सदस्य का स्वामित्व और उसके देखरेख में प्रत्येक सदस्य का दायित्व भी होता है। ध्यान देना, साझी संपदा पर समुदाय के हर सदस्य का स्वामी होता है, समुदाय का हर सदस्य उसका मालिक होता है। साझी संपदा में कोई एक देश मालिक नहीं होता, कोई एक सदस्य मालिक नहीं होता, केवल एक देश। सभी सदस्य क्या होते हैं, मालिक होते हैं। प्रत्येक सदस्य, शब्दों को सुनना, प्रत्येक सदस्य स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, और इसलिए दायित्व भी सभी देशों का होता है। ओके, तो और उसके रखरखाव का दायित्व सभी देशों के पास होता है। ध्यान देना, जैसे हवा, पानी, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी, ये सब साझी संपदाएं हैं। इसी प्रकार से विश्व की भी कुछ साझी संपदाएं होती हैं, और इस साझी संपदा पर हक किसी एक देश का नहीं होता है। उनका जो प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। ऐसी संपदा को हम वैश्विक संपदा कहते हैं, मानवता की साझी विरासत कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, ये सभी के अधिकार क्षेत्र में होती हैं। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र की सतह या बाहरी अंतरिक्ष, स्पेस की हम बात कर रहे हैं। क्या सर इसकी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं? पहले तो अंटार्कटिका को बचाने के लिए 1959 में एक संधि हुई, मॉन्ट्रियल न्यायाचार हुआ है 1987 में। न्यायाचार का मतलब नियम से है, समझौते से है। अंटार्कटिका को लेकर फिर से एक न्यायाचार लाया गया 1991 में। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, अभी हमने जाना ये विकसित देशों की बहुत बड़ी समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, बाद में हम पढ़ेंगे। 1997 में आया गया था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, वनों को संरक्षण, खनिजों को संरक्षण और ऊर्जा के प्रयोग में कमी आदि कई उपाय अपनाए गए। जी हाँ, अगर हमें वैश्विक संपदा की सुरक्षा करनी है तो हमें वनों का संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि वन भी वैश्विक संपदाएं हैं, खनिज भी वैश्विक संपदाएं हैं, उन्हें हमें संरक्षण करना पड़ेगा और ऊर्जा के प्रयोग में कमी करनी पड़ेगी। यदि हम ऊर्जा के प्रयोग में कमी करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा। अगला प्रश्न आते हैं, साझी संपदा का मतलब क्या होता है? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी। अब प्रश्न जो है आगे इंपॉर्टेंट है, साझी संपदा का आकार क्यों कम हो रहा है? देखो, साझी संपदा का आकार निजीकरण की वजह से हो रहा है। आजकल सब चीज़ प्राइवेट होती जा रही है, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। खेती, गहन कर खेती, ये जिस तरीके से आजकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है, ज्योग्राफी वाले बच्चों में पढ़ा होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, प्राथमिक खेती में अलग अलग खेती के प्रकार होते हैं, तो एक गहन कर खेती भी होती है। जनसंख्या में वृद्धि, जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि बढ़ रही है, उससे संसाधनों पर, खास की भूमि के संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से जो साझी संपदा का आकार है ना, वो कम होता जा रहा है। उनकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना। जिन्हें हम पावन कहते हैं, ऐसी संपदा जिनको हम पावन मानते हैं, उनकी भी व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। जैसे पावन मानते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष की हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी हम रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इन सभी पावन जो संपदाएं हैं उनकी भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, ध्यान देना। अब आते हैं उस प्रश्न की ओर जिसे बहुत महत्वपूर्ण, मैं बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आ चुके हैं, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, वो है मूलवासियों के अधिकारों की बात। प्रश्न तरह तरह के पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिए, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही इसके अर्थ निकलते हैं। मूलवासियों के बारे में बताना है और उनके अधिकारों के बारे में बताना है,
और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। बस ये 3 चीज़ों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। मूलवासी कौन हैं, उनके अधिकार, जो उनके अधिकार हैं वो क्या हैं, और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं मूलवासी क्या हैं। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय से रह रहे लोग मूलवासी कहलाते हैं। लंबे समय से रह रहे लोग, लंबे समय से रह रहे लोग, लंबे समय से। अब फिर इसमें शर्ती है, जब बाद में अन्य स्थानों से लोग आकर रहने लगते हैं और उन पर अधिकार कर लेते हैं अथवा उन्हें किसी सुविधाओं से फिर वंचित कर देते हैं। वंचित मतलब वो सुविधाएं उनसे हटा दी जाती है, जो सुविधाओं का उपभोग पहले वो कर रहे होते हैं, तब भी संघर्ष करते हैं वो बेचारे, तब भी संघर्ष करते हैं। ध्यान देना, तब भी संघर्ष करते हैं। मूलवासी जो लंबे समय से वहाँ पर रह रहे थे, आज से नहीं, लंबे समय से रह रहे आ रहे थे। फिर दूसरी संस्कृति के लोग आए और उन्होंने क्या कर दिया, उनको अपने अधीन कर लिया, उनको अपने कब्जे में कर लिया, उनको उनकी सुविधाओं से हटा दिया, वंचित कर दिया। ठीक है, ये यूएनओ ने ये परिभाषा दी है। सेकंड पॉइंट, विश्व राजनीति में मूलवासियों को, अब आते हैं यहाँ पर उनके अधिकारों को लेकर। विश्व राजनीति में मूलवासियों को समानता का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करने पड़ रहे हैं। पहला वो अधिकार जो मूलवासियों से छीना गया वो है समानता का अधिकार। आज मूलवासी समानता के अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें आदिवासी और जनजाति भी कहा जाता है। यह जीवन यापन हेतु जंगलों पर निर्भर रहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। खनिज संसाधनों के खनन, आज हो क्या रहा है, खनिज संसाधनों के खनन के जो इच्छुक उद्यमी होते हैं ना, उद्यमी मतलब इंटरप्रेन्योर्स, ये जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, ये दबाव इतना डाल रहे हैं ना खनिज संसाधनों को लेकर, प्राकृतिक संसाधनों पर इतना दबाव डाल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है। इससे इनकी जीवन पद्धति तो संकट में पड़ी रही है, साथ साथ इनकी आजीविका पर भी संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि आदिवासी पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। ये अपनी रोजी रोटी के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, और इनका जो जीवन, इनका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, ये भी पूर्णतः प्राकृतिक है। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल है, प्रकृति पर ही निर्भर है। और यदि इनके प्राकृतिक संसाधनों से इनको हटाया जाएगा तो इनकी जीवन पद्धति पर संकट पैदा होगा, इनकी लाइफ स्टाइल पर संकट पैदा होगा, और इनकी आजीविका यानी कि इनकी रोजी रोटी पर भी क्या होगा, संकट पैदा होगा। पर्यटन विकास से, और आजकल जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है इनके रहन सहन की समस्या बनी हुई है। और जब से रील वाला ज़माना आ गया ना, ये ब्लॉग वाला ज़माना, तो ये तो कहीं भी चले जा रहे हैं। तुम देख रहे हो अफ्रीका के आदिवासियों की भी आजकल वीडियो आ जाती हैं, लो जी, वो भी ग्लोबलाइजेशन के शिकार हो गए। किसी भी देश के मूलवासी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक आर्थिक नियम के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं। मूलवासियों की सबसे बड़ी डिफरेंट बात यह है कि ये लोग अपनी ही परंपरा, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने अर्थव्यवस्था के नियमों के अनुसार सिस्टम को जीना चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये बाहर की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहते। भारत में अधिकांश आदिवासी जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। सदियों से बेधड़क जीवन जीने वाले इन आदिवासियों का बाहरी व्यक्तियों से सामना कब हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में रहने वाले आदिवासियों का पहली बार जो सामना हुआ बाहरी लोगों से, वो ब्रिटेन के ज़माने में हुआ। इन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। हमारे देश के संविधान में इन मूलवासियों को, इन आदिवासियों को संवैधानिक सुरक्षा मिली है। ध्यान देना, इनको सुरक्षा मिली है। जैसे हमारे देश में जो एसटी होते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनको संविधान में आरक्षण मिला हुआ है। ध्यान देना, कई सारी सीटों को लेकर आरक्षण मिला है, लोकसभा हो या विधानसभा में हो। परंतु विकास का अधिक लाभ इन्हें नहीं मिल पाता। विकास के कारण विस्थापित होने वाले समुदायों में सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? आदिवासियों का है। विकास की वजह से सबको विस्थापित होना पड़ रहा है। जो लोग रह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, उनको डिस्प्लेसमेंट का शिकार होना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वहाँ वहाँ उनको विस्थापित होना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विस्थापन का शिकार है, सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो रहा है, वो मूलवासियों का समुदाय है। अनेक देशों में 30 करोड़ मूलवासी हैं। फिलीपींस में 20 लाख, चिली में 10 लाख, बांग्लादेश में 6 लाख, अमेरिका में 3.5 लाख, और सोवियत संघ में यानी कि रशिया में 10 लाख। उस जमाने की बात होगी। उनके अधिकारों से जुड़े विषय, आज चलो जो भी इनके अधिकार हो रहे हैं, सबसे बड़ा अधिकार तो उनका समानता का अधिकार है। दूसरा बड़ा अधिकार उनके सामने है आजीविका का। फिर उनकी संस्कृति की हम बात करते, संस्कृति के उनके अधिकार हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनके अधिकारों से जुड़े विषयों की उपेक्षा हो रही है, इग्नोर किया जा रहा है। अब अपने अधिकारों के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं।
सर कौन कौन से कदम उठाए? पहला, समानता पाने के लिए, विश्व राजनीति में समानता पाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। 1975 में एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। सर हिंदी इंग्लिश नहीं नहीं दोनों में इक्वल है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस पीपल का मतलब मूलवासी ही होता है। इनकी एक वर्ल्ड काउंसिल बनाई गई है 1975 में। और सबसे बड़ी बात है, इस काउंसिल को यूएनओ में एक परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया है। परामर्शदायी परिषद का मतलब है ये एक सलाहकार की भूमिका निभाएगी, एडवाइजर की भूमिका निभाएगी। किसकी? यूएनओ की। और लास्ट और अंतिम पॉइंट ये है कि 10 स्वयंसेवी संगठनों को भी आदिवासियों से संबंधित समस्याओं के लिए चुना गया है। मतलब ये स्वयंसेवी संगठन वो होंगे जो आदिवासियों की समस्याओं का हल निकालने में उनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया। एक तो मूलवासी और उसके बाद उससे पहले रियो सम्मेलन। साझी संपदा तो बहुत आसान था कि साझी संपदा क्या होती है। तो इस तरीके से इसी चैप्टर के 1-2 और जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं बड़े नंबर में और कुछ 4 मार्क्स के, वो हम अगली सीरीज में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद। और एक और बात, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़। ओके, जय।